हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए प्रोग्राम, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार, आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 4 स्वराज महात्मा गांधी के बारे में। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिएगा एक ऐसा नेता जिसने बिना हथियार उठाए पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि सत्ता और अहिंसा भी साम्राज्य को हिला सकती है। और जो वे नेता थे वे थे हमारे जाने माने महात्मा गांधी जी। उनका सपना था स्वराज। लेकिन स्टूडेंट, याद रखिएगा, गांधी जी के लिए स्वराज केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था, बल्कि आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और नैतिक उत्थान का मार्ग भी था। तो आज हम बात करेंगे स्वराज और उनकी पूरी अवधारणा के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे महात्मा गांधी 1869 से 1948 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और आधुनिक भारत के महान चिंतक थे। तो जो महात्मा गांधी जी का जन्म है वो हमारे 1869 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी आज़ादी के एक वर्ष बाद 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो उनकी मृत्यु हुई थी वो नाथूराम के द्वारा गोली मारकर हुई थी। और जो महात्मा गांधी जी थे उनको हमारे देश में बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे महात्मा गांधी जी है। तो महात्मा गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और आधुनिक भारत के महान चिंतक थे। उनका विचार राजनीति, नैतिकता और आध्यात्मिकता का संगम था। तो जो महात्मा गांधी जी का विचार था वो राजनीति, नैतिकता और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम था। गांधी जी के अनुसार स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और नैतिक उत्थान है। तो जो गांधी जी है वे कहते हैं कि जो राजनीति है, ये जो स्वराज है वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं है, बल्कि आत्म संयम और नैतिक उत्थान को भी हम स्वराज बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वराज का अर्थ। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वराज के बारे में, स्वराज के अर्थ के बारे में। स्वराज अर्थात स्व प्लस राज, यानी कि स्व से स्वम, राज से शासन, अर्थात स्वयं पर शासन। तो खुद पर शासन करना ही स्वराज कहलाता है। तो गांधी जी ने कहा है कि स्वयं पर शासन ही स्वराज कहलाया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का आत्मनिर्भर होना। तो इसका अर्थ यही हुआ कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का आत्मनिर्भर होना, इसी के साथ साथ प्रजा का अपने निर्णय स्वयं लेना और केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं बल्कि हर प्रकार की अन्यायपूर्ण सत्ता से स्वतंत्रता। तो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का आत्मनिर्भर होना, जनता का निर्णय स्वयं लेना और केवल अंग्रेजों से आज़ादी नहीं बल्कि हर तरह के अन्यायपूर्ण शासन से मुक्ति भी गांधी जी के स्वराज में आती है। तो यही था हमारा गांधी जी का स्वराज, स्वराज का अर्थ, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आधुनिकता की आलोचना। तो इसमें गांधी जी ने पाश्चात्य आधुनिकता को भौतिकवादी और आत्मविनाशी कहा। तो जो गांधी जी थे उन्होंने पाश्चात्य आधुनिकता को भौतिकवादी और आत्मविनाशीकारी कहा है। साथ ही उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने मशीनों, औद्योगिकरण और भौतिकवाद की आलोचना की। गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 ईस्वी में लिखी थी। उसमें उन्होंने मशीनी, औद्योगिकरण और जो भौतिकवाद है उसकी कड़ी आलोचना, यानी कि उसकी तीखी आलोचना करी है। उनका मानना था कि पश्चिमी सभ्यता इंसान को प्रकृति और नैतिकता से दूर करती है। गांधी जी कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो इंसान को प्रकृति और नैतिकता से दूर कर रही है। तो यही थे हमारे आधुनिकता की आलोचना।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नैतिकता व आध्यात्मिक विकास। अब हम बात कर लेते हैं नैतिकता व आध्यात्मिक विकास के बारे में। तो गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान से ही संभव है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो सच्चा स्वराज है वो तभी संभव है जब समाज में नैतिक और आध्यात्मिक रूप उन्नत हो जाएगा। तो उन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम को स्वराज का आधार माना। उन्होंने कहा कि ये चार ऐसे तत्व है जो हमारे स्वराज के अधिकार है। फर्स्ट हमारा सत्य, सेकंड हमारा अहिंसा, थर्ड हमारा करुणा और फोर्थ हमारा आत्मसंयम। उनके लिए जो राजनीति और नैतिकता है उसको उन्होंने अलग नहीं माना बल्कि एक दूसरे के पूरक माना है। तो राजनीति और नैतिकता को उन्होंने अलग नहीं माना। तो यही था हमारा नैतिकता व आध्यात्मिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य सहित समाज में विकेंद्रीकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं राज्य सहित समाज और विकेंद्रीकरण के बारे में। तो गांधी जी राज्य को न्यूनतम मानते थे और विकेंद्रीकृत ग्राम गणराज्य की कल्पना करते थे। तो जो गांधी जी थे वे राज्य को न्यूनतम मानते हुए जो विकेंद्रीकृत ग्राम राज्य है उसकी वे कल्पना करते थे, उसके बारे में वे सोचते थे। उनके अनुसार राज्य शक्ति भ्रष्टाचार और हिंसा को जन्म देती है। आदर्श समाज वह होगा जहां शासन स्थानीय स्तर पर होगा। तो उनका आदर्श समाज वह था, वे बोलते हैं कि जहां पर शासन स्थानीय स्तर पर यानी कि जहां ग्राम पंचायत होगी वही एक आदर्श समाज होगा। उनके अनुसार जो राज्य है वो शक्ति भ्रष्टाचार और हिंसा को जन्म देती है और साथ ही ग्राम स्वराज्य एक सच्चा स्वराज है, ये उन्होंने बताया है। तो यही तो हमारा राज्य सहित समाज विकेंद्रीकरण हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ग्रामीण विकास को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास की। तो गांधी जी ने भारत के भविष्य को गांव में देखा। तो गांधी जी कहते हैं कि जो भारत का भविष्य है वो गांव में छिपा हुआ है। उनके अनुसार आत्मनिर्भर गांव, कुटीर उद्योग जिसमें चरखा और हस्तशिल्प, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, गांव ही भारत की आत्मा है। ये गांधी जी का एक विचार था, उनका एक कथन था जो कि आज के समय में भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक माना जाता है। तो यही था हमारा ग्रामीण विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक कल्याण व मानवतावाद का। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक कल्याण व मानवतावाद के बारे में। तो उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याण पहुंचाने की बात करी। गांधी जी कहते हैं कि जो स्वराज है वो केवल राजनीति की ही नहीं है बल्कि वो एक सामाजिक कल्याण भी है। तो अस्पृश्यता, जातिवाद, लैंगिक असमानता जैसी बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जोर दिया कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक भी कल्याण पहुंचे और साथ ही जो भी असमानता या अस्पृश्यता है उन सभी का अंत हो सके। और उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक मानवतावाद पर भी आधारित था। तो यही था हमारा सामाजिक कल्याण व मानवतावाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आर्थिक समानता का। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक समानता की। तो आर्थिक समानता में हम देखेंगे गांधी जी के अनुसार समाज में अमीरी गरीबी का अत्यधिक अंतर अन्यायपूर्ण है। तो गांधी जी ने कहा कि जो अमीरी गरीबी है वो बहुत ही अधिक और अंतर उसका जो है वो बहुत ही ज्यादा अन्यायपूर्ण है। उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया, धनवान लोग अपने धन का उपयोग समाज के हित में करें। तो गांधी जी कहते थे कि जो भी धनी लोग हैं वे अपने जो धन का उपयोग करें वो समाज की भलाई के लिए करें। उनका मानना था कि जो स्वराज है वो तभी होगा जब सबको समान आर्थिक अवसर मिल सकेंगे, तभी स्वराज स्थापित हो सकेगा। तो यही था हमारा आर्थिक समानता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा श्रम व मशीनें को लेकर आता है। अब हम बात कर लेते हैं श्रम व मशीनें को लेकर। तो गांधी जी ने श्रम को पूजनीय माना। उन्होंने मशीनों की अंधाधुंध वृद्धि का विरोध किया क्योंकि इससे बेरोजगारी और असमानता बढ़ती है। तो जो गांधी जी थे वे श्रम को पूजते थे। वे कहते थे कि मशीनों की जो अंधाधुंध वृद्धि है उसको रोकना चाहिए क्योंकि इससे जो बेरोजगारी और असमानता है वो भी बढ़ते हैं। लेकिन उपयोगी और सीमित स्तर पर मशीनों के उपयोग को उन्होंने स्वीकार किया। वे कहते हैं कि जहाँ पर उपयोगी हो, जहाँ पर सीमित हो, वहां पर मशीनों का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने मशीनों को पूर्ण तरीके से निषेध करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला है जो मशीनों की अंधाधुंध वृद्धि है उसको रोका जाए। तो यही था श्रम व मशीनें को लेकर गांधी जी के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सत्य व अहिंसा स्वराज के आवश्यक साधन। तो अब हम बात कर लेते हैं सत्य व अहिंसा जो स्वराज के आवश्यक साधन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा स्वराज प्राप्ति के सबसे बड़े हथियार है।
उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन में से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो गांधी जी जो थे उन्होंने दो बड़े हथियार बताए हैं स्वराज प्राप्ति के। फर्स्ट हमारा सत्य, सेकंड हमारा अहिंसा। और इन्हीं दोनों के तौर पर उन्होंने कई ऐसे अहिंसात्मक आंदोलन जैसे कि सत्याग्रह आंदोलन हो गए, असहयोग आंदोलन हो गए, नमक सत्याग्रह जैसे जो आंदोलन हो गए, उन सभी से अंग्रेजियों को चुनौती दी है। उनका विश्वास था कि हिंसा से केवल अस्थायी विजय मिल सकती है, लेकिन सत्य और अहिंसा से स्थायी स्वराज मिलेगा। तो गांधी जी कहते हैं कि जो हिंसा है वो केवल अस्थायी विजय प्राप्त करा सकती है, लेकिन जो सत्य और अहिंसा है वो स्थायी स्वराज या स्थायी विजय को प्राप्त करा सकती है। तो यही था गांधी जी का सत्य व अहिंसा स्वराज के आवश्यक साधन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष का आता है। अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे गांधी जी का स्वराज एक व्यापक अवधारणा है। तो हम देखते हैं कि जो गांधी जी का स्वराज है वो एक व्यापक अवधारणा थी। इसमें शामिल था राजनीतिक स्वतंत्रता, नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान, ग्राम आधारित विकेंद्रीकरण समाज, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता। और साथ ही उनका जो स्वराज है वो आज भी लोकतंत्र, ग्राम स्वराज और सतत विकास की राह दिखाता है। तो गांधी जी का जो स्वराज है वो आज भी गांधी जी ने जो केवल है वो भारत को स्वतंत्र ही नहीं कराया, बल्कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जो नैतिकता और सत्य की असली ताकत है वो भी उन्होंने दुनिया को दिखाई है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी फोर्थ यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।